हेलो गाइस, आज हम ओशिनोको सीजन 3 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीजन 2 के लास्ट में बिकोमाची ने अपना म्यूजिक वीडियो शूट किया था और उसके बाद 6 महीने बीत गए थे। इन 6 महीनों में बिकोमाची बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि उनकी म्यूजिक वीडियो को 20 मिलियन व्यूज मिले थे और मैमचो ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। उसने बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब किया। अपने पर्सनल चैनल से भी ज्यादा खर्चे बिकोमाची यूट्यूब चैनल पे किए। बहुत सारे सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट को हायर किया और उसकी इतनी मेहनत की बदौलत उनके चैनल पे रेगुलर ऑडियंस बन गई थी और उनकी वीडियो रिकमेंड भी होने लगी थी और उनके सब्सक्राइबर्स 3,60,000 हो चुके हैं। वहीं टोक्यो ब्लेड के बाद अकाने और एक्वा का करियर भी रॉकेट की तरह बूस्ट हुआ। अकाने को लीड रोल मिलने लगे, उसकी एक न्यू मूवी भी आने वाली है और एक्वा बहुत सारे रेगुलर टीवी शोज में काम करने लगा और फैशन मैगजीन का मॉडल भी बन गया। मतलब बिकोमाची, एक्वा, अकाने सभी काम में बहुत ज्यादा बिजी हो चुके थे और इन 6 महीनों में एक्वा काना को बता चुका था कि वो और अकाने अब नाटक नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्चुअली में डेट कर रहे हैं और इसीलिए अब काना डिप्रेस रहने लगी थी। अब हम एक्वा और अकाने को कॉल पे बात करते हुए देखते हैं। वो अपना शेड्यूल मैच कर रहे थे जिससे वो जल्दी एक दूसरे से मिल पाए और पहले कॉन्सर्ट के 1 साल के बाद अब बिकोमाची अपना दूसरा लाइव कॉन्सर्ट करता है, वो भी 1000 लोगों के सामने और बाकी लोगों के लिए उन्होंने पेड लाइव स्ट्रीम की थी। लाइव कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मियाको कार से सबको घर ले जाती है और क्योंकि एक्वा उनका कॉन्सर्ट देखने नहीं आया था इसलिए मैमचो मियाको से रीजन पूछती है। मियाको बताती है वो डिग डीप वन चांस टीवी शो की शूटिंग कर रहा है, आज वो 3 एपिसोड शूट कर रहा है। तभी काना मियाको को गाड़ी रोकने को कहती है। वो कहती है उसे कुछ काम है इसीलिए वो वहीं उतर जाती है, पर एक्चुअली में उसे कोई काम नहीं था। वो जाकर स्टेयर्स पे बैठ जाती है। फिर मैमचो उसके पास जाती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारा टफ टाइम चल रहा है। काना उसके साथ शेयर करती है। जब भी वो एजेंसी जाती है एक्वा अपने रूम में चला जाता है और आज वो लाइव कॉन्सर्ट देखने भी नहीं आया, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। अब वो अकाने को डेट कर रहा है इसीलिए वो मुझे अवॉइड करने लगा है। अकाने अच्छी है, टैलेंटेड है, मुझे उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्वा ने कुछ गलत नहीं किया है पर उसे मुझे अवॉइड करने की जरूरत नहीं थी। बहुत हर्ट होता है और ये वो रोते हुए और चिल्लाते हुए कहती है। फिर मैमचो काना को उसके घर छोड़ती है और एक्वा से खुद बात करने का डिसाइड करती है। जब एक्वा शूटिंग फिनिश करके बाहर आता है तो उसे मैमचो उसका वेट करती हुई दिखती है। वो समझ जाता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इसे कुछ बात करनी होगी। वो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, अभी बात नहीं कर सकता। मैमचो कहती है अगली बार हम दोनों का शेड्यूल सेम टाइम पे कब फ्री होगा कुछ नहीं पता, महीनों भी लग सकते हैं। एक्वा मान जाता है, बस वो कंडीशन रखता है वो ऐसी जगह पे बात करे जहाँ सोफा तो हो। मैमचो उसे अपने घर ले जाती है। एक्वा कहता है रात 11 बजे के बाद एक माइनर को घर पे लाकर तुम लॉ को तोड़ रही हो। ये सुनकर मैमचो घबरा जाती है। फिर वो देखती है एक्वा को बहुत नींद आ रही थी। एक्वा उसे अपने बिजी शेड्यूल के बारे में बताता है, जैसे आज वो 3 एपिसोड शूट कर रहा था और कभी कभी तो उन्हें 4 एपिसोड्स भी शूट करने पड़ते हैं। उसे लाला लाई के अगले स्टेज प्ले का इनविटेशन भी आया है जिसकी उसे रिहर्सल करनी है और इन सब के बावजूद घर जाकर उसे स्टडी भी करनी है। मैमचो पूछती है कि वो कॉलेज जाने की सोच रहा है। एक्वा हाँ कहता है। वो बताता है वो मेडिकल स्कूल एग्जाम देना चाहता है। मैमचो पूछती है क्या वो डॉक्टर बनना चाहता है। एक्वा तो खुद भी श्योर नहीं था पर उसके फ्यूचर प्लान में ये भी उसका एक ऑप्शन जरूर होगा। मैमचो कहती है वो भी कॉलेज जाना चाहती थी इसीलिए वो एक्वा के इस डिसीजन को एडमायर करती है, पर अब वो कॉलेज नहीं जा सकती क्योंकि वो टेस्ट क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड स्टडी नहीं कर पाएगी और उसकी एज भी हो रही है और उसने पहले ही एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाने का सोचा हुआ था। वैसे तो दोबारा टेस्ट देना एक रैशनल डिसीजन होगा। गाइस, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकली या सेंसफुल और इसका अपोजिट होता है इलॉजिकली या इरेशनल या फिर इमोशनल होकर जो हम डिसीजन लेते हैं। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस वर्ड का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। मैमचो कहती है दोबारा एग्जाम देना लॉजिकली बेटर डिसीजन होगा, पर कभी कभी लोग रैशनल डिसीजन नहीं लेते, जैसे कि तुमने भी काना को अवॉइड किया जो एक रैशनल डिसीजन नहीं था। तुम उसे थोड़ा अच्छे से भी ट्रीट कर सकते थे। एक्वा कहता है तुम इस मामले से दूर रहो, पर मैमचो कहती है मैं रैशनल नहीं हूँ। ये नेचुरल है कि अगर कोई मेरा करीबी या दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे चिंता होगी। इससे काना के परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा है, अब वो पहले जैसी नहीं रही। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सब ठीक करना होगा, पर तुम जैसे बच्चों को चीजें बैलेंस आउट करना नहीं आता। तुमने बस उसका सोचकर फैसला किया जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। तभी एक्वा उसे सोफे पे पुश करके कहता है मुझे लेक्चर देने की तुमने हिम्मत कैसे की, जबकि तुमने खुद बिना किसी डेंजर को सेंस किए इतनी रात में एक यंग लड़के को लेकर अपने घर आ गई हो। लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो और ऐसे बात मत किया करो जैसे कि तुम सब जानती हो। हाँ, मैंने काना से दूर रहने का डिसाइड किया था
तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि उसे हर्ट होगा? क्या लगता है तुम्हें मैं ये करना चाहता था? नहीं, आजकल मैं फ्यूचर के बारे में सोचने लगा हूँ, सिर्फ अपने ही नहीं अपने आसपास वालों के भी। कान्हा एक बहुत फेमस आइडल बनेगी। मैं तुम्हें आइडल के बारे में एक जनरल बात बताता हूँ। अगर आइडल का कोई बॉयफ्रेंड होता है तो उनके फैंस पागल हो जाते हैं। क्या होगा अगर आइडल की फोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई लीक कर दे? क्या होगा जब किसी पागल फैन को पता चलेगा कि कान्हा का कोई बॉयफ्रेंड है? कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो आई के इंसिडेंट को याद करता हुआ कहता है, अगर कोई उसके घर में घुसकर उसे मार दे तो हम क्या करेंगे? मैमचो को रियलाइज होता है उसने जो सोचा था वो गलत था। कान्हा एक्वा से ऑब्सेस्ड नहीं है, बल्कि एक्वा कान्हा से ऑब्सेस्ड है। एक्वा कहता है उसके अच्छे फ्यूचर के लिए मेरा उससे दूर रहना ही बेटर है। मैमचो उसके सर को पकड़ के स्माइल करती है और माफी मांगती है। अब अगले दिन एक्वा डिग डीप वन चांस के और भी एपिसोड शूट कर रहा था और जो एपिसोड टेलीकास्ट हो रहे थे वो रूबी के स्कूल वाले भी देख रहे थे और फ्रिल मिनामी और रूबी को बताती है उसे ये शो बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स के बारे में भी बताती है जो उसे अच्छे लगे और एट द एंड वो एक्वा की तारीफ भी करती है। वो उसकी फैन बन चुकी थी। रूबी कहती है रहने दो, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फ्रिल कहती है वो एक्वा के क्लोज नहीं जाना चाहती, वो बस उसकी फैन है तो वो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी और अगर वो और फेमस हुआ तो शायद वो दोनों साथ में एक्ट भी कर पाएंगे। और उसका मतलब सिर्फ एक्वा से नहीं था। जिस तरह मिनामी और रूबी भी आगे बढ़ रहे थे वो चाहती थी वो तीनों भी किसी दिन साथ में वर्क कर पाए। मिनामी फ्रिल से कहती है क्या मैं तुम्हारे जितनी पॉपुलर हो पाऊंगी? फ्रिल कहती है हाँ, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर मिनामी कहती है और जहाँ तक रूबी का सवाल है वो अपने भाई के साथ को स्टार बनकर काम करेगी। ट्विन टैलेंट्स को अक्सर साथ में ही काम करते हुए देखा गया है। रूबी उन्हें बताती है एक्चुअली वो ऑलरेडी डिग डीप वन चांस टीवी शो में काम कर रही है जिसमें ऑब्वियसली एक्वा भी है। अगले सीन में हम उसे इस शो के लिए गेस्ट रिपोर्टर का काम करते हुए देखते हैं। एक्वा बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो काबुरागी को घूरने लगता है जो कि प्रोड्यूसर था। वो इशारे से बताता है मुझसे मत कहो, मैंने कुछ नहीं किया। रूबी शो के बीच बीच में रिपोर्टिंग के सेगमेंट लेकर आती रहती थी और वो एक लेजेंडरी नाम पिकाचू नाम के बंदे को ढूंढ रही थी कि वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो इस सच का पर्दाफाश करने वाली थी। वो बहुत सारे लोगों से पूछती है और फाइनली उसे पिकाचू नाम का बंदा मिल जाता है। तो ये रिपोर्ट सच हुई थी। दूसरी तरफ एक्वा काबुरागी से बात करता है। काबुरागी बताता है तुम्हारा हिडन टैलेंट फैमिली मेंबर्स के साथ होने से बाहर आता है। तुम फैमिली के साथ फ्रेंडली नजर आते हो और हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा कि हम ट्विंस को साथ दिखाए। एक्वा पूछता है क्या ये तुम्हारा प्लान था? काबुरागी मना कर देता है। वो बताता है रूबी ने मुझे प्रपोजल दिया था। एक्वा पूछता है ये कब हुआ? वो बताता है जब उसने मुझे लाइव कॉन्सर्ट में इनवाइट किया था। वो रूबी की तारीफ करता है और उसे स्ट्रॉन्ग कहता है। वो बताता है जब उसने फर्स्ट टाइम रूबी को देखा था तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ऐसी होगी। एंड लास्टली वो ये भी कहता है कहीं रूबी को ये आइडिया स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन वाले ने तो नहीं दिया। सीन पूल साइड पे शिफ्ट होता है। रूबी इचिगो के पास जाती है जो कि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का प्रेसिडेंट था। इचिगो उसे खुद से दूर रहने को कहता है पर रूबी नहीं मानती। वो कहती है तुम ही हो जो मॉम के सबसे क्लोज थे और इसका मतलब है तुम उनकी डेथ के सच के सबसे क्लोज हो। मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे मॉम के खोने का पता नहीं चलता। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दो जिससे से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो।